यूनिट सेकेंड में। यहाँ पे हम वेस्टर्न फिलोसफर्स की बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में हम जानेंगे, इनके लाइफ स्केच के बारे में जानेंगे, इन्होंने शिक्षा में क्या क्या देन थी, इनका शिक्षा और दर्शन के साथ क्या संबंध था, और इन्होंने कौन कौन से चिंतन मनन की व्याख्या की है, और बच्चों में किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान रखा है। महान दार्शनिक, युग प्रवर्तक, शिक्षाविद, समाजशास्त्री, राजनीतिक एवं अद्वितीय विचारक रूसो का जन्म इटली के जिनेवा नगर में 28 जून 1712 ईस्वी में एक गरीब गणिसाज पिता के घर में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनके लालन पालन का संपूर्ण भार उनके पिता पर ही आ गया। चूँकि पिता गणिसाज का काम करते थे तो बच्चे की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए बचपन से ही रूसो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के प्रेम उनका लगातार बढ़ता चला गया और मार खाने के डर से वो स्कूल नहीं जाते थे। बहुत भावुक इंसान थे वो, किंतु पढ़ने का शौक था उनको। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ डाली। 10 वर्ष की अवस्था में रूसो को बोसी नाम के ग्राम पाठशाला में भर्ती कराया गया। 11 वर्ष की आयु तक उनका जीवन इसी प्रकार अनिश्चित रूप से चलता रहा, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद उन्हें एक झूठे आरोप में कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उनको बड़ी ठेस पहुंची। कारावास से छूटकर 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के पास काम सीखा और बाद में वो भी काम छोड़ दिया। 28 वर्ष की आयु में रूसो ने अध्ययन का कार्य आरंभ किया। समाज में फैली बुराइयों को देखकर उन्हें सामाजिक जीवन से घृणा होने लगी। स्वयं एक वो महान समाज सुधारक हुए। सन 1744 ईस्वी में 40 वर्षीय कुरूप, गवार, चरित्रहीन और बदनाम महिला से उन्होंने विवाह कर लिया, जिसका नाम था थेरस लेविसर। रूसो नवीन युग के प्रवर्तक थे। नेपोलियन के शब्दों में, यदि रूसो न होता तो फ्रांस की महान क्रांति न घटित हुई होती। रूसो की दार्शनिक भूमिका से प्रभावित होकर दांते लिखते हैं कि प्रसिद्ध कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाओं ने देश में उथल पुथल मचा दी। रूसो के ऊपर उनके देश की सरकार ने अभियोग लगा दिया। चूँकि वो समाज सुधारक थे, समाज में सुधारने के काम के कारण उनकी जो कविताएं थी वो बड़ी प्रसिद्ध थी, और जिससे उन्हें अभियोग लगा दिया, जिसमें अनेक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। उनके अंतिम दिन अत्यंत दुखदायी रहे, बड़े दुख में उन्होंने समय काटा। 2 जुलाई 1778 में रूसो का देहांत हो गया। 38 वर्ष की आयु में रूसो ने कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें डिस्क्राइब द आर्ट एंड साइंस 1750, ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी अमंग मैन 1755, द न्यू हिलियोस 1761, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, एमाइल 1763, कन्फ्यूशियस 1770 और डायलॉग 1773। अगर हम रूसो के जीवन दर्शन की बात करें तो वो ईश्वर के परम अनुयायी थे। विशुद्ध मानव और राज संबंधी विचार रूसो के आदर्शवाद में देखने को मिलते हैं। वो प्रकृतिवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने का नारा प्रस्तुत किया। रूसो के दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा की बात करें तो उन्होंने वस्तु जगत की रचना को ईश्वर द्वारा रचित माना और उनके अस्तित्व को भी स्वीकार किया, परंतु पादरियों का वो घोर विरोध करते थे। उन्होंने मनुष्य को ईश्वर द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना माना, कृति माना, और मनुष्य को वो ईश्वर द्वारा रचित सबसे अच्छा उपहार मानते थे। अगर हम इनके ज्ञान और तर्क मीमांसा की बात करें तो रूसो जन्मजात प्रकृति प्रदत्त प्रकृति को 2 रूप में प्रकृति को प्राप्त होती है। इन्होंने मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करना और उसे संपूर्ण विकास पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रकृति के अनुसार प्राप्त करने वाला ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। रूसो ने बालक की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों तथा स्वयं अनुभव करके सीखने के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अनुभवों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने ज्ञान मीमांसा में तर्क प्रस्तुत किया अपना। अगर हम इनके मूल मीमांसा की या चिंतन मनन की बात करें तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को स्वतंत्र करके उसकी प्रकृति अनुरूप प्रेम, सहयोग, जीवन यापन के उद्देश्य रूसो के अनुसार उच्च एवं प्रबुद्ध वर्ग निम्न एवं सामान्य वर्ग का शोषण करता है। हमेशा यही होता है कि जो उच्च शासन सत्ता पे बैठा है और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं उनको दबाने की हमेशा कोशिश करता है। तो रूसो के दार्शनिक चिंतन में की मूल मीमांसा का आधार मनुष्य को ईश्वर द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृति या रचना मानते हैं। उनका मानना है कि नकारात्मक बातों का अनुसरण करने लगता है मनुष्य, क्योंकि जब उसका शोषण होता है या दमनात्मक प्रवृत्ति उस पर अपनाई जाती है या उस पर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, नकारात्मक, और वो ये सोचने लगता है कि अब कुछ भी संसार में है नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं असहाय हूँ, मैं निर्बल हूँ। तो इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न होने लगती। वे व्यक्ति को सरल एवं शुद्ध आचरण करने वाला, सत्य बोलने, धोखा न देने तथा प्रेम और सहयोग का पूर्ण ढंग से रहने के साथ अपेक्षा रखते थे। उन्होंने मनुष्य द्वारा निर्मित एक आदर्श समाज का प्रारूप प्रस्तुत किया कि मनुष्यों में एक ऐसे ज्ञान का आविष्कार किया जाए या ऐसा ज्ञान दिया जाए मनुष्यों को कि मनुष्य सभी के साथ प्रेम और सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करें। समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया। इनके शिक्षा संबंधी विचार। रूसो बालक की प्रवृत्तियों को युवा से अलग मानते थे। उनका मानना था कि बालकों में जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से देनी चाहिए, ना कि प्राणों की तरह उनको लगातार अनुशासन में रखा जाए। उनका मानना था कि अगर वो भूल करता है बालक या अपने आप से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको खेलना, कूदना, तैरना, इस तरह की शिक्षा उसको दी जाए स्वाभाविक रूप से, ना कि प्राणों की भांति अनुशासनात्मक शिक्षा दी जाए। उनका मानना था कि जो शिक्षा प्राणों के लिए जरूरी है वो जरूरी नहीं है कि बालकों के लिए भी वही जरूरी हो। तो इस तरह का सुझाव उन्होंने शिक्षा में दिया। रूसो के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न अंगों और शक्तियों के स्वाभाविक विकास से है। यह स्वाभाविक विकास बालक की स्वाभाविक आवश्यकताओं को समझे बिना नहीं दी जा सकती कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं। इनको जाने के बगैर आप उनके स्वभाव को समझ नहीं सकते। तो उनका मानना था कि अगर जब भी आप उन बच्चे को किसी शिक्षा देते हैं, बालक को, तो उसके नेचर को समझ लीजिए, उसके स्वभाव को समझ लीजिए, तभी आपको बहुत आसानी होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी देन है कि बालक के स्वाभाविक अवस्थाओं को समझने और उन पर बल देने पर रूसो ने विश्वास किया। उनका मानना था कि बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ो, उसको प्रकृति मानव बनने दो, सभ्य मानव बनने की चिंता मत करो। वो जो करता है, जो सीखता है, अपने व्यवहार का अनुकरण करता है, अपने अनुभवों से सीखता है, उसी के द्वारा करो, लेकिन उसका साथ में रहो, सानिध्य में रहो, उसे अकेला मत छोड़ो। अकेला अपना नेचर के अकॉर्डिंग उसको बढ़ने दो बच्चे को, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। शिक्षा के कार्य फंक्शन ऑफ एजुकेशन में उन्होंने अपने समय की प्रचलित विनय प्रणाली तथा उपदेशात्मक विधियों का आलोचना करके शिक्षकों का ध्यान बालक के स्वभाव के अध्ययन की ओर आकर्षित किया। बालक की शिक्षा के क्रम में उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के महत्व को हमारे सामने बड़े प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। रूसो ने हमें प्रकृति के अध्ययन और शारीरिक शिक्षा का महत्व भी समझाया। उनकी पुस्तक एमएल का प्रभाव शिक्षा के स्थायी रूप में पड़ा। 18वीं शताब्दी में शिक्षा प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण हो गई। शिक्षा के संबंध में रूसो ने अपने विचार अनेक प्रकार से पढ़े। रूसो के अनुसार पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं। उन्होंने शिक्षा के कार्य में वास्तविक रूप से मनुष्य को ही बताया कि शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य को उसकी वास्तविक रूप में पहचान बनाना है। उनके कैरिकुलम की बात करें तो पाठचर्या का निरूपण विकास भी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार ही करना चाहिए। शैशवावस्था की पाठचर्या में बालक के शरीर को दृढ़ करने वाली क्रियाओं को ध्यान देना चाहिए, जैसे चलने फिरने का अभ्यास करना, वार्तालाप का अवसर देना, उसको स्नान कराने के अवसर देना, खेलने कूदने का अवसर देना। बाल्यावस्था की पाठचर्या में शाब्दिक शिक्षा का कोई विशेष स्थान नहीं कि वर्ड एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा नहीं। इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियों में सहायता के स्व अनुभव द्वारा वो सीखे तो ज्ञानेंद्रियों में वो सहायता
देती हैं। तैरना, कूदना, उठना, बैठना, नापना, तौलना, गिनना, ऑब्जर्वेशन करना, इंद्रियों से काम लेने की पूर्ण स्वतंत्रता या फ्रीडम होनी चाहिए। बच्चे में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था में व्यवसाय और उद्योग के विषय होने चाहिए। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संगीत, सामाजिक शास्त्र वगैरह भी होना चाहिए। ज्योतिष, कला आदि विषयों का भी समायोग होना चाहिए। प्रायोगिक रूप का अध्ययन करना चाहिए, ना कि केवल पुस्तकीय ढंग से। उनका एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहिए। रूसो के अनुसार विज्ञान में अन्वेषण करने से शक्ति पैदा होगी। कला से उसके नेत्रों और मांसपेशियों को प्रशिक्षण मिलेगा। हस्तकला तथा व्यवसाय के द्वारा उसकी बुद्धि और विवेक की शक्ति का विकास होगा और इससे उनमें परिश्रम करने की शक्ति बढ़ेगी। तो उनका कैरिकुलम इस प्रकार होना चाहिए। युवावस्था में बालक को नैतिक शिक्षा की क्रियाओं के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके चरित्र का विकास उनके स्वयं के अनुभव और क्रियाओं के द्वारा होना चाहिए। इस नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, धर्म, सौंदर्य शास्त्र, व्यायाम, कला, संगीत और यौन शिक्षा के विषय भी इस अवस्था में पढ़ाए जाने चाहिए। इनकी शिक्षण विधियों की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा लर्निंग के प्रोसेस बताया। उसने शिक्षक की सहज और प्रत्यक्ष निर्देशन विधियों का समर्थन किया तथा अभिव्यक्तियों से पूर्व अनुभव और शब्दों से पूर्व वस्तुओं को बल मिलता है, शिक्षा पर बल मिलता है। रूसो के अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ ना दो, उसे अनुभव के साथ पढ़ाना चाहिए, वर्बली नहीं। कार्य करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग में जब भी हो सके कार्य करते हुए सीखने की प्रेरणा दो और जब कार्य करना संभव ना हो केवल उसी दिशा में शब्दों के निर्देश दो। इस पर बल दिया उन्होंने। पुस्तकीय ज्ञान को कम से कम दीजिए और उनको वर्क ज़्यादा कराइए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दीजिए, करके सीखने पे बल दीजिए कि स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा आप बताइए कि आपने इतने समय में अगर ये वर्क प्रॉपर किया है तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा, और आपको अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा तो आप बार बार उसी कार्य को करने की ओर ललायित होंगे। खेल खेल में शिक्षा, बच्चे को पता ही ना चले, प्लेवे मेथड से, ये भी रूसो की ही देन है। उन्होंने इंद्रियों को स्वयं मार्गदर्शन पाने और इसी तरह रूसो ने खेल खेल में शिक्षण विधि का समर्थन किया। उनका यह मानना था कि बच्चों के लिए काम खेलने जैसा ही है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा, रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा पे बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि सामान्यता स्वयं चीज के स्थान पर उसका स्थापन नहीं हो सकता, अतः जब संबंधित चीज दुर्लभ हो केवल उन्हीं दशाओं में प्रतीकों और चित्रों का प्रयोग किया जाए। जब वो चीज़ें अवेलेबल ना हो और बच्चा नहीं समझ पा रहा हो कि हम किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, उसी समय बालकों को चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए या फिर उनका प्रयोग करके उनको दिखाना चाहिए, या प्रतीक को असेंबल करने वाले कोई जितने भी आपके प्रतीक के मात्र में जो चीज़ें आपको दिखाई दें कि इससे रिलेटेड ये है, कोरिलेटेड, उससे उसे कम से कम 12 वर्ष तक पुस्तकों से दूर रखा जाए। शिक्षक के बारे में, रूसो शिक्षा में बालक को केंद्र माना गया, उनको मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। उनकी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक स्थान पद प्रदर्शन का है। रूसो के अनुसार शिक्षक को बालक की क्रियाओं में बाधा न होकर सहायक होना चाहिए। छात्र शिक्षकों से डरे नहीं, उनको फ्रेंडली माने और उनके साथ मतलब कॉपरेट करके चले। शिक्षक भी बालकों के साथ कॉपरेट करें। अधिकारी ना होकर बराबर वाला, सिमिलर माना, और निर्देशन ना होकर पद प्रदर्शन का कार्य करें। रूसो का कहना है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक से प्रेम करे, सहानुभूति रखे और उसकी शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक शक्तियों का उचित विकास करे। चूँकि रूसो का लालन पालन जो था वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। वो डरते थे स्कूल में जाने से, अनुशासन से डरते थे, दंड से डरते थे, और इसी के अकॉर्डिंग वो खेलने कूदने पर विशेष रुचि रखते कि बालकों को स्वतंत्र छोड़ करके उनका निरीक्षण करें और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, वो जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें। इन बातों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। स्त्री शिक्षा की अगर बात करें तो रूसो महिलाओं के लिए पुरुषों जैसी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे।
उनकी धारणा के अनुसार पुरुष और महिलाओं के कार्य पूर्णतः भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं उनकी, अलग अलग हैं। महिलाएं सेवा करने के लिए जन्म लेती हैं और पुरुष सुख पाने के लिए जन्म लेते हैं। वह आगे कहते हैं कि एक महिला का कार्य मनुष्य को बचपन में पालन पोषण करना, उसे मनुष्य तत्व की ओर बढ़ना चाहिए, पूरे जीवन उसकी परामर्श देना और उसके जीवन को सुखमय बनाना है। यही महिलाओं का प्रमुख कर्तव्य है, जिसे उसे बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए ताकि आगे जाकर उसको प्रॉब्लम ना आ पाए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा परामर्श नहीं बल्कि गृहस्थी चलाना, कपड़े सिलना, काश्तकारी करना, धार्मिक शिक्षा पे संकेत दी। और शिक्षा की बात करें अगर अदर एजुकेशन की, तो उन्होंने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं। रूसो विद्यालय शिक्षा के विरुद्ध थे क्योंकि और निषेधात्मक शिक्षा को उपयुक्त मानते थे। उनके अनुसार प्रचलित व्यवहार से बिल्कुल उल्टा करो तो तुम सदैव ठीक रहोगे, खुश रहोगे। जो व्यवहार चले आ रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट काम करो, अपनी सुनो फ्रीडम से। रूसो ने अपने शिक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन में एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया जिसे निषेधात्मक शिक्षा के नाम से जाना जाता है या उसकी संज्ञा दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम गुणों और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ाने चाहिए, कि ज़्यादातर मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरन हृदय की पाप से और मस्तिष्क से भ्रम से रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इस पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के अंतर्गत बालक के विभिन्न अंगों, ज्ञानेंद्रियों और विभिन्न शक्तियों के उपयोग को लाना चाहिए। इस प्रकार उनको मस्तिष्क को जब तक निष्क्रिय रखें जब तक कि उसे निर्णय लेने की शक्ति का प्रादुर्भाव न हो जाए। बाहरी दूषित वातावरण में बाल को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उसे पापों से बचाने के लिए गुण देने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें विवेक का विकास न होगा तब तक वह गुण नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार सोच को रूसो लाभप्रद समझते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम निर्दिष्ट स्थानों की ओर बिना किसी हानि के बढ़ते जाते हैं तो उसे लाभ ही समझना चाहिए। इनकी विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा समय की निषेधात्मक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो रूसो के अनुसार समय की बचत नहीं, बचपन में ही समय की बचत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिमिटेड या शॉर्ट टाइम में आप एजुकेशन दे 5 और 6 आवर्स में स्कूल में जो दी जाती है वो इसके विरोधी थे। उन्होंने इसका विरोध किया। इसकी बजाय उन्हें समय बर्बाद करने दीजिए, उन्हें खेलने, दौड़ने, उछलने, दिन भर की फ्रीडम दीजिए, जो वो कुछ करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। उन्हें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, उन्हें बांध कर नहीं रखना उचित है, उन्हें स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करने देना चाहिए। उनका मानना है कि पुस्तकों का ज्ञान से वो घृणा करते थे, पुस्तकीय ज्ञान नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए ये अभिशाप है। वे केवल ऐसी बात करना सिखाती है जो हम नहीं जानते हैं उन्हें भी थोपा जाता है, पुस्तकें वो वैसी बातें सिखाती हैं। उसकी बजाय उन्हें खेल या क्रीड़ा बनाने की बजाय उन्हें कार्यकुशलता में व्यस्त रखना चाहिए, कोई ना कोई वर्क दे देना चाहिए। उनके हाथ उनके मन के लाभ के कार्य करेंगे। रूसो ने यह अनुभव किया कि पुस्तकें में भली भांति तैयार पाठ्यक्रम सामग्री नगण्य लाभ देती हैं, वो इतना लाइफ में मतलब जो है आपके उपयोगी नहीं होती जितना कि वो स्वयं करके सीखते हैं। तो बच्चों को अपने प्रयासों तथा विभिन्न प्रकार के अनुभवों से सीखने दें। आदत निर्माण नहीं, कोई हैबिट का नहीं फॉर्मेशन होना चाहिए। बच्चे जिस आदत का निर्माण होने दिया जाएगा वो आदत बंधन में ना पड़ने की आदत है। अतः छोटे बच्चों को सुदृढ़ आदतों का दास नहीं बनाना चाहिए, नहीं ऐसा ही करना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, अनुशासन में चलना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी हैबिट उनकी वैसी नहीं डेवलप होनी चाहिए। उन्हें प्रत्येक प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो, क्योंकि तुम कैपेबल हो, तुम करने के लायक हो, तो तुम ये काम कर सकते हो। अच्छी और बुरी दोनों का निर्माण नहीं होता, इसलिए भविष्य में निर्णय करने के लिए उचित समझा उन्होंने। कोई सामाजिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे वो। रूसो ने के काल में समाज में का उच्च वर्ग जो है वो भ्रष्ट था उनके नज़र में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसा समय देखा था और बहुत कष्ट भोगा था और गरीबी में देखा था समय, तो उनको लगता था कि उच्च आय वर्ग के लोग जो निम्न जाति और आय वर्ग के लोग उनको हमेशा शोषण करते हैं या दबाते हैं, तो उनके लिए कोई सामाजिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। बच्चों के लिए एक ऐसे समाज से उस समाज से अलग रखा जाए जो बुराई से अपने आप को बचाने के लिए तर्क ज्ञान और पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रकृति को माध्यम से पढ़ाया जाए। कोई नैतिक शिक्षा नहीं।
रूसो ने नैतिक शिक्षा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। बच्चों को अपने कार्यों और परिणामों से सही और गलत समझने के लिए कार्य करने दो। वे कहते थे कि अपने निरंतर उपदेश और नैतिक शिक्षा में अच्छाई और बुराई अधिक होती है। वह पुनः कहते थे कि बच्चों में किसी तरह का दंडित ना करो, किसी भी कार्य के लिए माफ़ी मांगने को ना कहो कि तुम सॉरी बोलो बेटा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों किया तुमने, ये गलत बात है। उसको खुद करके सीखने दीजिए ना, क्या गलत है क्या सही, उसके मापदंड उसको खुद पता चलने दीजिए। तो कोई भी ऐसी बातें ना करें। औपचारिक कोई अनुशासन नहीं, कोई फॉर्मल डिसिप्लिन के पक्ष में नहीं थे वो। बच्चों को कार्यों की प्रकृति के परिणामों को पाने दें, जो वो कार्य करेंगे उसी के उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि बच्चा खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा के झोंके का आनंद ले जाता है तो उसे लेने दो ना, उसे मत रोको। वृक्ष पर चढ़ना जाता है, गिरने से फिर पेड़ पर चढ़ने दो ना, उसे मत रोको। इस प्रकार अनुशासन की दृष्टि से बालक को कोई औपचारिक या फॉर्मल डिसिप्लिन मत थोपिए, उसे करने दीजिए जो वो करना चाहता है, उसे खुश होने दीजिए, आनंदित होने दीजिए। यही तो वो उम्र है जब बच्चा स्वतंत्र वातावरण में स्वच्छंद रूप से सीखने की चेष्टा कर रहा है। शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के साथ कोई लगाव नहीं। उन्होंने प्रचलित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक दिशाओं से बहुत क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। इस कारण उन्होंने शिक्षा की परंपरागत क्रियाविधि को कहते हैं कि चुनौती दी। मुझे पूर्णतः अज्ञानी 12 वर्ष का एक बच्चा दो, 15 वर्ष होने पर मैं तुम्हें बचपन से पढ़ाए गए बच्चों से अधिक ज्ञानवर बना करके छोड़ूंगा या सौंपूंगा। उन्होंने ये चैलेंज के रूप में अपना डेफिनेशन दी कि बिल्कुल अज्ञानी बच्चा मुझे 12 वर्ष का दे दीजिए, मात्र 3 वर्ष में मैं उसको वेल डेवलप करके बढ़िया से अच्छा सिटीजन बना के बौद्धिक रूप से उसको पूर्ण परमार्जित कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं इसको तुम्हें बचपन से पढ़ाए गए बच्चों के अधिक ज्ञानवान बना करके सौंपूंगा। इस बात पे उन्होंने विशेष जोर दिया। निश्चयात्मक शिक्षा या पॉजिटिव एजुकेशन की बात करें तो रूसो का यह मानना है कि जो मनुष्य के विकास, उसके मस्तिष्क का विकास करती हैं और बच्चों को प्राणों के कर्तव्य से परिचित कराती हैं। निश्चयात्मक शिक्षा में मनुष्य के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। तब आप दंड का अनुशासन का पालन करेंगे क्योंकि वह मनुष्य की प्रकृति को बुरा समझता था। अतः निश्चयात्मक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापक द्वारा पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के पक्ष में थे। व्यक्ति में प्रेम, नैतिकता, नागरिकता, सामाजिकता, कर्तव्यपरायणता के गुणों का विकास करना, इन स्वस्थ गुणों के आदतों का निर्माण करना। रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा के 3 भाग बांटे, एक ज्ञानेंद्रिय, एक जीवन से संबंधित अनुभव लाइफ और एक स्वतंत्र शारीरिक बुद्धि। ज्ञानेंद्रिय शिक्षा में रूसो ने मस्तिष्क पर रटने की अपेक्षा मस्तिष्क के स्थायी माना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सृजनशील माना। जीवन से संबंधित शिक्षा में रूसो ने स्वयं की आत्मानुभूति का प्रयास किया ज्ञान के द्वारा। स्वतंत्र शारीरिक व्यायाम में उन्होंने बालक को कहा कि प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कार्य देने चाहिए उन जैसे उनका नैतिक विकास हो, साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी होता रहे, तो उनको इस तरह के वर्क दिया जाए, जैसे स्पोर्ट्स या जिम्नास्टिक की शिक्षा इत्यादि। रूसो के शैक्षिक चिंतन का अगर हम मूल्यांकन करें तो उनके गुणों की बात करते हैं। रूसो शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया है जो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ या नेचर में मनुष्य के है और वो उसको अनुसरण करता है। शिक्षा के काल को 4 भागों में बांटा और सभी काल को अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए। शारीरिक, इंद्रिय, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास। अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र विकास का निर्माण पर बात है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। रूसो ने मानव विकास के 4 भाग बांटे, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा अवस्थाओं में भी उन्होंने बांटा और इसी के अनुसार उन्होंने शिक्षा देने का भी अलग अलग प्रयत्न रखा। उन्हीं के अनुसार शारीरिक, इंद्रिय प्रशिक्षण, बौद्धिक और भावनात्मक प्रशिक्षण देना चाहिए। इन्होंने बच्चों को समाज में कृत्रिम और दोषपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रकृति की गोद में रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को करके सीखने या स्व अनुभव द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग, उन्हें अपने आप से करने की शिक्षा दी जाए। उनके अनुसार व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके अनुसार बच्चों को गलत आदतों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके दोषों की बात करें रूसो की, तो उन्होंने शिक्षा को प्रकृति माना, जबकि जन्मजात शक्तियाँ किसी माध्यम से ही मनुष्य सीखता है। रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य को एक ही स्तर पर बल दिया, मनुष्य को जन्म से शूद्र माना, नागरिकता की शिक्षा को भी नहीं माना जो पूर्णतः दोषपूर्ण है,
क्योंकि चूँकि उनके साथ ऐसा हुआ था इसलिए वो संपूर्ण समाज को एक ही नज़र से देखते थे, जो कि गलत है। मनुष्य के विकास को विभिन्न स्तरों में बांटने का प्रयास किया, विशेष महत्व दिया, परंतु शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठचर्या को से विद्वान पूर्ण सहमत इनसे नहीं है। रूसो ने बच्चों को ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखने, स्वक्रिया और स्वावलंबों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया, परंतु समाज से पृथक शिक्षा देने के वो मान्य में नहीं है या पक्ष में नहीं है। अनुशासन का क्षेत्र पूर्ण स्वतंत्र का नारा रूसो की भूल कही जाएगी, क्योंकि प्रत्येक समय बच्चों को छूट नहीं दी जा सकती, उनके लिए अनुशासन भी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से और दार्शनिकों ने इनका विचारों का खंडन किया, तो ये इनके दोषों में आता है। मगर हम रूसो की शिक्षा की देन की बात करें कि जो भी उन्होंने एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन अपना किया, तो रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रवृत्तियों को जन्म दिया, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक बन गई, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता बढ़ी और सामाजिकता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा में जनतांत्रिक भावना उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से उन्होंने 3 विषयों का प्रादुर्भाव किया या 3 क्षेत्र में उनकी शिक्षा के क्षेत्र को प्रसार किया या फैलाया। इनके शिक्षा के विषय में बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाने लगा और इस प्रकार शिक्षा कैसी हो गई, बाल केंद्रीय शिक्षा का नारा रूसो का ही था। पाठ्यक्रम में विविधता का समावेश किया, विभिन्नता और विविधता का। बालक की विशेषताएं आवश्यकता के अनुसार, अनुकूल के अनुसार पाठचर्या का भी निर्माण करना आरंभ हो गया, जो कि आज भी लागू है। रूसो के विचारों के फलस्वरूप विविध शिक्षण विधियों का आरंभ हुआ। क्रियात्मक विधि, खोज विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, खेल विधि आदि का जन्म हुआ। इन सब शिक्षण विधियों के अनुसार बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जाए, उनको नियंत्रण से मुक्त रखा जाए और स्वाभाविक विकास पर विशेष बल दिया। ये सारी चीज़ें शिक्षा में देन रूसो की हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निश्चय से अनिश्चित की ओर, व्यवहार से सिद्धांत की ओर प्रकृति का अनुसरण करो आदि शिक्षण सूत्रों को पीछे भी रूसो की प्रेरणा गा रहे हैं। हाथ, मस्तिष्क और हृदय की शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष बल दिया, जिसमें व्यायाम, म्यूज़िक, खेलना, तैरना इस तरह की है, जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, जो आपके सिर्फ फिजिकल पावर्स को बढ़ाएं और मानसिक शांति दें, मानसिक सुकून दें। विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को मनोवैज्ञानिक हो गई। जनसाधारण की शिक्षा के प्रति क्रांतिकारी भावना रूसो ने प्रथम बार जागृत की। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा का विचारण भी रूसो ने किया। शिक्षा में स्वतंत्रता को बढ़ने और जीने का कार्य की भावना का विकास भी रूसो के द्वारा ही। वास्तव में रूसो एक युग प्रवर्तक दार्शनिक थे। शिक्षा जगत में उनका बहुत भारी या प्रभाव पड़ा और बहुत बड़ा योगदान है। रॉस का कथन है पूर्णतः, जो कि सही भी है, कि रूसो आधुनिक शिक्षा में वही स्थान है जो प्लेटो का प्राचीन शिक्षा में था। प्लेटो की रिपब्लिक के बाद रूसो की एमएल ग्रंथ शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी देन है। उन्होंने अपनी सारी तथ्यों को या अपने विचारों को उसमें दिया, या उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और उन्होंने बालक की स्वतंत्र शिक्षा पर विशेष जोर दिया, बाल केंद्रीय शिक्षा को विशेष महत्व दिया। तो ये था रूसो का लाइफ स्केच, उनका शिक्षा में योगदान। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी जो आज के युग में बड़ी कारगर हैं। शिक्षा संबंधी विचार, जिसमें हमने पाठचर्या, शिक्षक और छात्र में संबंध इसको लिया, और उनके गुण और दोषों की भी बात करते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि रूसो में शिक्षा की देन बताइए, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। उनके गुण दोषों को बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें। उनके पाठ्यक्रम और अनुशासन के बारे में बताइए, या वो किस प्रकार के प्रवर्तक थे। तो इसके बारे में आप 5-6 क्वेश्चन इसको कवर कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चिल्ड्रंस, इसी तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।